सभी सुनने वालों और प्यारे बच्चों को अंजलि का हेलो। आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन एकदम माइंड ब्लोइंग है। हम इंसान की बनावट के सबसे गहरे राज यानी जेनेटिक्स और डीएनए को डिकोड करने वाले हैं। और इस मिशन में मेरे साथ हैं हम सबके फेवरेट शामरेज सर। वेलकम सर। थैंक यू अंजलि। और मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी बोरिंग किताब से नहीं पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी पढ़ाई 3D विजुअल स्लाइड्स से होगी, जिनमें छुपे हैं जीवन के सबसे अहम ब्लूप्रिंट के राज। तो क्या सब तैयार हैं? हम सब बिल्कुल तैयार हैं शामरेज सर। पूरा फोकस स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अंजलि, चलो अब अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दो। यहाँ एक घूमता हुआ 3D डीएनए स्ट्रक्चर चमक रहा है, जिसके ठीक पीछे एक घर के नक्शे जैसा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बना हुआ है। वाह शामरेज सर, ये देखने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। यानी जेनेटिक्स दरअसल हमारी बॉडी की बनावट का एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। लेकिन सर, मेरा एक बड़ा रेलेवेंट डाउट है यहाँ। अगर हमारा ब्लूप्रिंट पहले से फिक्स्ड है, तो स्लाइड पर लिखे इस जेनेटिक एक्सप्रेशन को सही माहौल क्यों चाहिए? बहुत ही शानदार सवाल है अंजलि। देखो प्यारे बच्चों, सिर्फ ब्लूप्रिंट का होना काफी नहीं है। एक घर का नक्शा चाहे कितना भी अच्छा हो, जब तक उसे बनाने के लिए सही हालात और एनवायरनमेंट नहीं मिलेंगे, घर नहीं बनेगा। जेनेटिक्स नक्शा है, और हेरिडिटी यानी वंशागति माता पिता से उनके बच्चों में इन गुणों का ट्रांसफर है। समझ गई सर। और शामरेज सर, मेरी नजर इस स्लाइड पर बने रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पर चली गई है। यहाँ लिखा है जेनेटिसिस्ट। सही पकड़ा अंजलि। याद रखना प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए ये पॉइंट क्रूशियल है। जेनेटिस्ट वही वैज्ञानिक होता है जो इस आनुवांशिक नक्शे का, इस ब्लूप्रिंट का डीपली अध्ययन करता है। इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो। एकदम नोट कर लिया सर। ये पहला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल। अंजलि प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा 3D ऑन ऑफ स्विच बना है जो सीधा डीएनए से जुड़ा हुआ है। और देखो, इसके बगल में एक हरा भरा पत्ता है और दूसरी तरफ एक मुरझाया हुआ पत्ता। अरे, ये स्विच कैसा सर? स्लाइड की हेडलाइन में एपिजेनेटिक्स लिखा है। शामरेज सर, एक डाउट आ रहा है माइंड में। क्या हम सच में अपने अंदर के खराब जीन्स को अच्छे खान-पान या लाइफस्टाइल से सच में ऑफ कर सकते हैं? हाँ अंजलि, एपीजेनेटिक्स का यही तो सबसे बड़ा जादू है। ये हमारे डीएनए का ऑन ऑफ स्विच है। हमारा डीएनए तो नहीं बदलता, लेकिन हमारा खान पान या हमारा स्ट्रेस लेवल उन जीन्स को एक्टिव या डीएक्टिव जरूर कर सकता है। जैसे जुड़वा बच्चों का डीएनए सेम होता है, पर अलग माहौल में बड़े होने पर वक्त के साथ उनकी बीमारियां और रूप अलग दिखने लगते हैं। ये सच में किसी सुपर पावर जैसा है सर। और शमरेश सर, इस स्लाइड के साइड में एक छोटा सा रेड एग्जाम टिप भी दे रखा है, जिसमें उस मुरझाए हुए पत्ते का राज छुपा लग रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, इस एग्जाम टिप को ध्यान से देखो और अलर्ट हो जाओ। अगर किसी पौधे को अंधेरे में रख दिया जाए, तो उसका क्लोरोफिल वाला जीन ऑफ हो जाता है, जिससे पौधा पीला पड़ने लगता है। एग्जाम में ये एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है। गॉट इट सर। एनवायरनमेंट का असर सीधा स्विच पर। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक बड़ी सी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव बनी है, जिसके ऊपर एक 3D X आकार का क्रोमोसोम तेजी से घूम रहा है, और उसके ठीक बीच में 46 नंबर चमक रहा है। 46 नंबर। शमरेश सर, स्लाइड के कंटेंट से समझ आ रहा है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स ही हमारी सेल की ऐसी हार्ड ड्राइव है जहां डेटा स्टोर होता है। हम्म पर सर, मेरा डाउट है कि 22 जोड़े ऑटोसोम्स और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम के बीच में फर्क क्या होता है? ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। क्रोमा का मतलब होता है रंग, और सोमा का मतलब बॉडी। जो 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, उनका काम तुम्हारी फिजिकल बनावट, जैसे हाइट या आंखों का रंग तय करना होता है। जबकि जो आखिरी एक जोड़ा है, यानी सेक्स क्रोमोसोम, वो सिर्फ ये तय करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा। चलो अंजलि, एक क्विक चेक। ऑटोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? ऑटोसोम्स के 22 जोड़े होते हैं सर। और शमरेश सर, मैंने यहाँ बॉटम कॉर्नर पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट कर लिया है, जिसमें वही चमकता हुआ 46 नंबर लिखा है। शाबाश अंजलि। प्यारे बच्चों, इस अलर्ट पर जोर देना। एग्जाम के लिए एकदम रट लो कि मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी ठीक 23 जोड़े। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी सर। ये हार्ड ड्राइव वाला फंडा तो क्लियर है।
आगे क्या है पिटारे में? हाँ अंजलि, अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ का 3D विजुअल बड़ा ही अनोखा है। एक बड़ा सा तराजू यानी वेइंग स्केल है, एक पल्ले पर एक आलू रखा है और दूसरे पल्ले पर एक चिंपांजी बैठा है और तराजू के ठीक ऊपर नंबर लिखा है 48। आलू और चिंपैंजी, ये तो सच में अजीब है। चमरेसर, इस स्लाइड का नाम कॉम्प्लेक्सिटी पैराडॉक्स है। अगर क्रोमोसोम्स की संख्या से दिमाग का कोई वास्ता नहीं है, तो इनकी संख्या ज्यादा होने का आखिर फायदा क्या है? यही तो विरोधाभास है अंजलि। प्यारे बच्चों, संख्या का जीव के आकार या दिमाग से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो बस नेचर का डेटा पैक करने का तरीका है। सोचो, हाथी के पास 56 क्रोमोसोम्स हैं, पर घोड़े के पास उससे भी ज्यादा 64 होते हैं। मटर में 14, फ्रूट फ्लाई में 8 और खरगोश में 44। डेटा पैकेजिंग अलग अलग ड्राइव्स में बटी हुई है, बस यही फर्क है। यानी संख्या से स्मार्टनेस नहीं आती। और सैमरीज सर, इसी पैराडॉक्स पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी चमक रहा है आलू और चिंपांजी को लेकर। एकदम सही कहा। प्यारे बच्चों, ये फैक्ट एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। अलर्ट रहो, आलू और चिंपैंजी दोनों के ही अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या एकदम समान होती है, ठीक 48। इसे भूलना मत। ये तो सच में याद रखने वाली बात है। चलिए सर, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्यारे बच्चों, चलो अब अगली स्लाइड डिकोड करते हैं। इस स्लाइड में जीवन की सबसे असली कोडिंग छिपी है। स्क्रीन पर एक डबल हीलिक्स यानी एक घूमती हुई सीढ़ी की तरह दिखने वाला 3D डीएनए मॉडल है। उसके दोनों किनारों पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन और बीच की सीढ़ियों पर बेस पेयर्स लेबल किया हुआ है। ये घूमती हुई सीढ़ी बहुत ही सुंदर लग रही है सर। डीएनए ही आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। पर शामरेज सर, मेरा डाउट ये है कि ये सीढ़ी हमेशा घुमावदार या ट्विस्टेड ही क्यों होती है? ये बिल्कुल सीधी क्यों नहीं हो सकती? बहुत ही डीप सवाल है प्यारे बच्चों। अंजलि, इस ट्विस्ट के पीछे नेचर की दो बड़ी वजह हैं, जगह बचाना और स्टेबिलिटी। सेल इतना छोटा होता है, उसमें इतना लंबा डीएनए रखने के लिए उसे ट्विस्ट करके कॉइल करना पड़ता है और इस ट्विस्ट से उसके अंदर के बेस पेयर्स बाहरी नुकसान से सुरक्षित रहते हैं, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। ओ, तो स्ट्रक्चर ही उसका शील्ड है। और शमरेज सर, इसी स्ट्रक्चर से जुड़ा यहाँ एक रेड बॉक्स अलर्ट भी है, जिसमें किसी साइंटिस्ट का नाम है। हाँ अंजलि, प्यारे बच्चों, इस अलर्ट को अपने दिमाग में छाप लो। रोजलिन फ्रैंकलिन, इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ने ही इस डबल हेलिक्स आकार की खोज में सबसे मेन भूमिका निभाई थी। एग्जाम में इनका नाम बार बार आता है। रोजलिन फ्रैंकलिन, नोटेड सर। अब इन बेस पेयर्स की कोडिंग को और करीब से समझते हैं। अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ का 3D विजुअल बिल्कुल किसी पजल गेम जैसा है। कुछ 3D जिक्सॉ पजल के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं, जिन पर A, T, C और G लिखा है। और एक साइड में कंप्यूटर का एक जंक या टेम्प फाइल्स का फोल्डर भी बना हुआ है। जिग्सॉ पजल। शमरेज सर, यहाँ कंटेंट में लिखा है कि डीएनए में सिर्फ 4 बेस हैं और इनका नियम फिक्स है। ए जुड़ेगा टी से और जी जुड़ेगा सी से। लेकिन सर, मेरा डाउट उस जंक फोल्डर को लेकर है। क्या हमारे डीएनए का जंक हिस्सा सच में एकदम बेकार होता है? ऐसा नहीं है अंजलि। साइंस में जंक का मतलब कचरा नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि वो हिस्सा अभी हमारी समझ से बाहर है। ये कंप्यूटर की टेम्परेरी फाइल जैसा जरूर लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों को मानना है कि इनमें भी जीवन के बहुत से राज छुपे हो सकते हैं, जो आगे चलकर डिकोड होंगे। अंजलि, तुम्हारे लिए एक क्विक चेक। साइटोसिन यानी सी किससे जुड़ता है? साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से सर, यानी जी से। सी और जी का फिक्स जोड़ा। और शमरेज सर, इस फिक्स नियम पर यहाँ एक एग्जाम टिप का रेड बॉक्स भी आ गया है। शाबाश अंजलि। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम टिप तुम्हारा 1 नंबर पक्का कराएगी। इसी एटी और जीसी के फिक्स नियम के कारण ही हमारे अंदर जेनेटिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर ये नियम टूटे तो म्यूटेशन हो जाएगा। जेनेटिक स्टेबिलिटी का पासवर्ड ATGC। क्लियर सर। चलिए, अब नेक्स्ट आश्चर्य की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये अगली बहुत ही शानदार स्लाइड देखते हैं। इस 3D मेटाफॉर में 3 चमकते हुए गोले यानी सर्कल्स आपस में जुड़े हुए हैं। पहले गोले में इंसान का चेहरा है, जिसके नीचे 99.9% लिखा है। दूसरे में चिंपांजी है 98% के साथ और तीसरे में चूहा है, जिसके नीचे 90% लिखा है। ये नंबर्स सच में हैरान करने वाले हैं सर। यानी दुनिया के सभी इंसानों का डीएनए 99.9% एक जैसा है। शमरेज सर, अगर हम अंदर से 99.9% सेम है, तो हम सब बाहर से इतने अलग क्यों दिखते हैं?
ये बहुत नेचुरल डाउट है अंजलि। प्यारे बच्चों, बात ऐसी है कि भले ही हम 99.9% सेम हो, पर वो बचा हुआ 0.1% ही दुनिया की सारी विविधता, सारी डाइवर्सिटी बनाता है। उसी छोटे से हिस्से में तुम्हारी आंखों का रंग, बालों का स्टाइल और हाइट छुपी होती है। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि पृथ्वी पर सारा जीवन एक ही धागे से बुना है। एक ही धागे से। कितनी गहरी बात है सर। और शामरेज सर, इस छोटे से परसेंट को समझने के लिए यहाँ रेड अलर्ट बॉक्स में कुछ जीन्स का काउंट दिया है। बिल्कुल अंजलि। प्यारे बच्चों, इस अलर्ट को मार्क करो। हमारे ह्यूमन बॉडी में लगभग 300 जीन्स ऐसे हैं जिनका उल्लेख मुख्य रूप से मिलता है इन सभी विविधताओं को स्टडी करने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। 300 मेन जीन्स। समझ गई सर। अब आगे बढ़ते हैं किसी और स्पेसिफिक ट्रेट पर। अंजलि, अब हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक बहुत ही क्लियर क्रॉस डायग्राम बना हुआ है। एक तरफ पिता का XY और दूसरी तरफ माता का XX लेबल है। और देखो, एक बड़ा सा पीला तीर पिता के Y से निकलकर लड़के के XY की तरफ जा रहा है। ओ, तो ये लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन का गणित है। माता से हमेशा एक्स मिलता है। लेकिन शमरेज सर, एक बात पूछनी थी। तो क्या बायोलॉजिकली माता का इस पूरे प्रोसेस में कोई दखल या कंट्रोल नहीं होता? एकदम सही समझी अंजलि। प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकली माता के पास देने के लिए सिर्फ X क्रोमोसोम ही होता है, तो बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। अगर पिता से X मिला तो लड़की, अगर पिता से Y मिला तो लड़का। गणित एकदम सिंपल है। ये बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स कितना प्रिसाइज है। और शमरेज सर, मैंने यहाँ स्लाइड पर वो रेड अलर्ट पॉइंट कर लिया है। ये अलर्ट किस बात की चेतावनी दे रहा है? प्यारे बच्चों, ये चेतावनी एग्जाम और रियल लाइफ दोनों के लिए है। अलर्ट होकर सुनो। बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के गुणसूत्र यानी Y पर ही निर्भर करता है। इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लो। ये फैक्ट सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है सर। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं जो एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ती है। यहाँ का 3D विजुअल देखो। एक विशाल और तगड़ा सा X क्रोमोसोम खड़ा है। उसके ठीक बगल में एक बहुत ही छोटा सा कमजोर दिखने वाला Y क्रोमोसोम है। और बैकग्राउंड में संतान के लिंग को लेकर महिलाओं को दोष देने वाले सामाजिक मिथक पर एक बड़ा सा क्रॉस यानी कचे लगा हुआ है। ये विजुअल बहुत पावरफुल है सर। एक्स को हेवी लिफ्टर बताया गया है। पर शमरेज सर, मेरा डाउट है कि ये वाई क्रोमोसोम आकार में इतना छोटा क्यों रह गया? इसका साइज उतना बड़ा क्यों नहीं है? देखो प्यारे बच्चों, X क्रोमोसोम जीवित रहने के लिए जरूरी है। उसमें हजारों एसेंशियल जीन्स होते हैं। पर Y एवोल्यूशन के वक्त श्रिंक होता गया क्योंकि इसका काम अब केवल एक स्विच की तरह रह गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ नर या मेल होने के लक्षण तय करना। इसीलिए संतान के लिंग के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराना 100% गलत और अनसाइंटिफिक है। अंजलि, क्विक चेक। लिंग किस पर निर्भर करता है? लिंग पिता के वाई गण सूत्र पर निर्भर करता है सर। और शमरेज सर, इस जायंट एक्स क्रोमोसोम के नीचे एक रेड एग्जाम टिप भी दी गई है। हाँ अंजलि। प्यारे बच्चों, इस टिप को ध्यान से सुनो और नोट करो। बिना X क्रोमोसोम के मानव जीवन संभव है ही नहीं। X क्रोमोसोम सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी है। ये लाइन आपके एग्जाम में सीधी आती है। वे हैं जिन्होंने ये सब शुरू किया। अंजलि, अब अगली स्लाइड पर एक महान वैज्ञानिक से मिलते हैं। स्क्रीन पर एक बहुत ही मजेदार 3D मेटाफर है। एक हवा में तैरता हुआ बड़ा सा आइसक्रीम कोन है जिसे अलील यानी फ्लेवर लेबल किया है। और ठीक उसके बगल में मटर की एक फली पीजम सैटिवम चमक रही है। आइसक्रीम और मटर, क्या कॉम्बिनेशन है! शामरे सर, ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा डाउट है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे पौधों में से सिर्फ मटर को ही क्यों चुना? ये सवाल हर अच्छे स्टूडेंट के दिमाग में आता है अंजलि। प्यारे बच्चों, मेंडल ने मटर इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा बहुत जल्दी उगता है। इससे कम वक्त में ज्यादा जनरेशन्स की स्टडी हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, उसके गुण जैसे लंबा या बौना, पीला या हरा बहुत आसानी से दिखते थे। जैसे जीन अगर आइसक्रीम है तो अलील उसका फ्लेवर है। आइसक्रीम का फ्लेवर, क्या मस्त एग्जाम्पल है। और शमरेज सर, इस आइसक्रीम के ठीक नीचे मैं एक और रेड बॉक्स पढ़ पा रही हूँ जिसमें यही एलील वाला फैक्ट लिखा है। सही पकड़ा अंजलि। प्यारे बच्चों, एग्जाम में एलील की डेफिनेशन आती है, इसे ध्यान में रखो। एलील का मतलब है उसी गुण की वैरायटी, जैसे आइसक्रीम में वनीला या चॉकलेट फ्लेवर। जीन एक ब्रॉड कैटेगरी है और एलील
उसका स्पेसिफिक फ्लेवर। एकदम मस्त तरीके से समझ आ गया सर। अब उनके एक्सपेरिमेंट के नतीजे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक क्लियर 3D फ्लो चार्ट दिख रहा है। सबसे ऊपर एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना पौधा आपस में क्रॉस हो रहे हैं। उनसे पहली जनरेशन में सारे पौधे लंबे बन रहे हैं, पर जब उन लंबे पौधों को वापस क्रॉस किया तो नीचे एक क्लियर 3.1 का रेशो चमक रहा है। ये फ्लो चार्ट बड़ा लॉजिकल लग रहा है सर। पहली यानी F1 जनरेशन में सब लंबे थे। पर शामरे सर, डाउट ये है कि एक पूरी पीढ़ी के लिए कोई गुण जैसे बौनापन पूरी तरह से छिप कैसे सकता है? बहुत डीप डाउट है अंजलि। प्यारे बच्चों देखो, गुण खत्म नहीं हुआ था। बस जो लंबा वाला गुण था वो डोमिनेंट यानी प्रभावी था, तो उसने रिसेसिव यानी अप्रभावी बौने गुण को दबा दिया था। लेकिन F2 जनरेशन आते आते वो बौना गुण वापस उभर आया, और इसीलिए रेशियो 3 लंबे पर 1 बौना यानी 3:1 निकला। ओह, तो वो बस छुपा हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। और शामरे सर, स्लाइड के बॉटम राइट में एक रेड एग्जाम अलर्ट स्पॉट हो रहा है इसी रेशियो को लेकर। बिल्कुल अंजलि। प्यारे बच्चों, इस अलर्ट को तो अपनी नोटबुक के मार्जिन में बड़ा बड़ा लिख लो। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मेंडल के F2 पीढ़ी का अनुपात क्या रहा। जवाब हमेशा 3:1 होगा, 3 लंबे और 1 बौना। F2 रेशियो 3:1, एकदम लॉक्ड सर। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या रूल्स निकले वो जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। अंजलि, अब अगली स्लाइड में उनके नियमों को देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 3 प्राचीन सुनहरे स्क्रोल्स खुले हुए हैं। पहले पर लिखा है प्रभाविता, दूसरे पर पृथक्करण और तीसरे पर स्वतंत्र अपव्यूहन। ये स्क्रोल्स तो किसी खजाने के नक्शे जैसे लग रहे हैं सर। डोमिनेंस और सेग्रीगेशन तो 3:1 रेशियो से समझ आ गए। लेकिन शमरे सर, ये तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि मेरे बालों के रंग का मेरी आंखों के रंग से कोई संबंध नहीं है। एकदम सही कनेक्शन जोड़ा अंजलि तुमने। प्यारे बच्चों, यही इस नियम का अर्थ है। एक लक्षण दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, दोनों अगली पीढ़ी में इंडिपेंडेंट तरीके से पास होते हैं। चलो अंजलि, एक क्विक चेक। ये 3:1 का अनुपात एक्चुअली किस नियम को दर्शाता है? सर, स्लाइड के कंटेंट से क्लियर है, ये पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन का नियम है। और शमरेश सर, यहाँ जो एग्जाम टिप का स्क्रोल है उस पर भी यही रेड अलर्ट लिखा हुआ है। शाबाश अंजलि। प्यारे बच्चों, एग्जाम में जब भी 3.1 रेशियो का जिक्र हो, तुरंत समझ जाना कि ये पृथक्करण के नियम को ही साबित करता है, क्योंकि गैमीट्स बनते वक्त जीन्स अलग हो जाते हैं। नियम बिल्कुल क्लियर है सर। अब जिन लोगों ने ये सब डिस्कवर किया उनके बारे में बताइए। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड पर वैज्ञानिकों की एक समरी लिस्ट देखते हैं। यहाँ एक 3D टेबल बनी है। उसमें मेंडल, कार्ल नगेली, फ्रीड्रिश मीशर और वॉटसन क्रिक के नाम और उनके सामने छोटे छोटे आइकन्स चमक रहे हैं। ये समरी टेबल बहुत यूजफुल है सर। मेंडल जेनेटिक्स के जनक, नगेली ने क्रोमोसोम खोजा। पर शमरेश सर, एक कॉमन डाउट है जो मुझे भी कंफ्यूज करता है। क्या वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी? ये बहुत ही आम कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों। ध्यान दो, डीएनए को सबसे पहले अलग यानी आइसोलेट करने का काम फ्रीड्रिच मिशर ने किया था। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने उसका आकार यानी वो डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया को समझाया था। समझ गई। मीशर ने आइसोलेट किया और वॉटसन क्रिक ने आकार बताया। और शमरेश सर, वॉटसन और क्रिक के नाम के आगे ही वो रेड अलर्ट बॉक्स चमक रहा है। सही देखा अंजलि। प्यारे बच्चों, एग्जाम में एग्जामिनर यही फंसाता है। अलर्ट रहना। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खोजा था। जब भी आकार की बात हो, इन दोनों का नाम आएगा। डबल हेलिक्स आकार मतलब वॉटसन और क्रिक। याद रहेगा सर। चलिए अब इस डीप डाइव के फाइनल पड़ाव पर चलते हैं। अंजलि, अब अगली स्लाइड पर आज की क्लास का फाइनल रिवीजन करते हैं। स्क्रीन पर देखो, एक बहुत ही शानदार चमकता हुआ बुल्सआई यानी टारगेट बनाए, जिसके चारों तरफ तीर लगे हैं और हर तीर एक समरी पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है। टारगेट प्रैक्टिस। तो समरी ये है, सर जेनेटिक्स हमारा ब्लूप्रिंट है। सेल में 46 क्रोमोसोम्स की हार्ड ड्राइव है। डीएनए का 4 लेटर्स वाला ATGC कोड है। सेक्स पिता के Y क्रोमोसोम पर निर्भर है। और मेंडल के 3 नियम है जिसमें F2 का रेशो 3.1 है। लेकिन शमरेश सर, यहाँ मेरी स्कैनिंग फेल हो रही है। इस स्लाइड में तो कोई एक रेड बॉक्स है ही नहीं। हाँ, बहुत सही पकड़ा अंजलि। प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर कोई एक रेड बॉक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी की पूरी स्लाइड ही आपका सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है।
ये पॉइंट्स वो फाइनल निशाने हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट होंगे। इसे दिमाग में परमानेंटली सेव कर लो। पूरी स्लाइड ही एग्जाम अलर्ट। डन सर, स्क्रीनशॉट ले लिया दिमाग में। अब क्या हम टेस्ट के लिए तैयार हैं? A+ देखकर ही कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। चलिए रैपिड फायर शुरू कीजिए, मैं तैयार हूँ। तो हो जाओ तैयार अंजलि। प्यारे बच्चों, आप भी अपने दिमाग में जवाब सोचो। पहला सवाल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल सर। सही। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र? टोटल 46 गुणसूत्र सर। शाबाश। F2 जनरेशन का अनुपात क्या था? 3:1, 3.1 सर। एकदम सही। बच्चे का लिंग किस पर निर्भर है? पिता के Y क्रोमोसोम पर। एक्सीलेंट। आखिरी सवाल, डीएनए में ए किसके साथ जुड़ता है? ए हमेशा T यानी कि थाइमीन के साथ जुड़ता है सर। शामरे सर, आपके सारे टेस्ट पास कर लिए और ये स्लाइड देखते ही मुझे अलर्ट मिल गया है कि ये एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह उठकर ब्रश करते वक्त देखने वाली स्लाइड है। बिल्कुल अंजलि, तुमने सही अलर्ट समझा। प्यारे बच्चों, ये 5 MCQs एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन्हें मॉर्निंग रिवीजन के लिए जरूर रखना। बिल्कुल सर। अब क्या एक आखिरी चैलेंज बचा है हमारे पास? अंजलि, अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक सुंदर सा 3D होमवर्क हाउस बना हुआ है और उसके आंगन में 2 फूल खिले हैं। एक पर कैपिटल R लिखा है और दूसरे पर छोटा r। होमवर्क हाउस मतलब अब हमारी खुद की प्रैक्टिस का वक्त आ गया। शामरेज सर, प्रॉब्लम में लिखा है कि लाल फूल कैपिटल R हवी यानी डोमिनेंट है और सफेद फूल छोटा r कमजोर यानी रिसेसिव है। अब हमें RR और RR का क्रॉस कराना है। सर, मेरा डाउट है, अगर मैं यहाँ मेंडल का F2 वाला नियम लगाऊं तो? रुको रुको अंजलि, इस प्रॉब्लम को अभी पूरा सॉल्व मत करो। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए घर का काम है। आपको ये तय करना है कि इस क्रॉस के बाद कितने प्रतिशत फूल सफेद होंगे। इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अरे सर, आपने तो सस्पेंस ही छोड़ दिया। पर शमरेज सर, मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि यहाँ स्लाइड के कॉर्नर में एक छोटा सा हिंट बॉक्स चमक रहा है जो बच्चों की मदद करेगा। हाँ, ये हिंट मैंने ही छुपाया है। प्यारे बच्चों, एग्जाम अलर्ट और हिंट याद रखना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंडल के F2 पीढ़ी के 3.1 वाले गणित को याद करो। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। ओह, अब तो सारे बच्चों को आंसर मिल ही जाएगा। शमरेज सर, आज का ये सफर तो सच में कमाल का था। ब्लूप्रिंट से लेकर मेंडल के बगीचे तक सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे भी बहुत मजा आया अंजलि। प्यारे बच्चों, आप सभी ने बहुत फोकस के साथ इस क्लास को अटेंड किया। इसके लिए वेल डन। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए देकर जा रहा हूं। वो क्या सर? प्यारे बच्चों, ध्यान से सोचना। अगर एपिजेनेटिक्स कहता है कि हमारा खान-पान, हमारा माहौल हमारे खुद के जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकता है, तो सोचिए, क्या हमारी किस्मत सच में हमारे डीएनए में परमानेंटली लिखी है, या उस किस्मत को बदलने का स्विच आज भी हमारे अपने हाथ में है? इस सवाल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में झांक कर देखिएगा। वाह सर, ये तो सच में डीप थॉट्स में ले जाने वाला सवाल है। सुनने वालों, होमवर्क जरूर सॉल्व करना। आज के लिए इस डीप डाइव से शमरेज सर और अंजलि का बाय बाय। कीप एक्सप्लोरिंग। बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली डीप डाइव में।